स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पूरे दुनिया का फोकस इस समय भारत के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि आज और कल G20 की समिट चल रही है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, G20 समिट एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो परसेप्शन है भारत का वो भी बदलने वाला है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आप जितने भी इंटरनेशनल मीडिया लीजिए, मैं डोमेस्टिक मीडिया की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल मीडिया आप देखिए, वहां पर हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ा चांस है भारत को बदलाव लाने का। और वो मैं आपको कारण बताऊंगा, ऐसा क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि G20 आप समझिए क्या होता है। G20 में आपको जो टॉप 20 कंट्रीज हैं इकोनॉमी वाइज, 19 कंट्रीज होते हैं और यूरोपियन यूनियन है, मतलब ज्यादातर वो देश जो पावरफुल कंट्रीज हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उनकी अभी तक उतनी नहीं सुनी जाती। लेकिन भारत ने इस परसेप्शन को बदला है, भारत में से बड़ा बदलाव लाया है, और मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे यहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, उसकी आवाज को उठाने में भारत ने मदद की है इस G20 के अंदर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू वाला जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच में आपको सब कुछ मिलता है। लाइव क्लास, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। और ध्यान रखिएगा, हमारे 3 लाइव बैच 11 सितंबर परसों से स्टार्ट हो रहे हैं, डोंट मिस इट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि आप देख ही रहे हो, इस वीकेंड यहां पर 2 दिन तक भारत वर्ल्ड लीडर्स को होस्ट कर रहा है। आज सुबह सुबह आपने देखा होगा मीडिया के अंदर कैसे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनको भारत मंडपम में इनवाइट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। PM मोदी पर्सनली सबको ग्रीट कर रहे हैं। एक अलग माहौल आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली आप में से जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं, किस तरह से पूरा जो रास्ता वगैरह एकदम बंद पड़ा है। यहां पर G20 का पूरा माहौल एक तरह से देखने को मिल रहा है। लेकिन G20 समिट देखिए भारत के लिए काफी मायने रखती है, और अगर भारत के लिए मायने रखती है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से PM मोदी के लिए भी काफी मायने रखती है। क्या हुआ है कि इस मीटिंग के अंदर, ये जो पूरा G20 का समिट चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं भारत अपना जो रोल है वो एज अ चैंपियन ऑफ ग्लोबल साउथ दिखाना चाहता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा ग्लोबल साउथ क्या है बेसिकली, और साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी आवाज बनना चाहता है। फिर इसके अलावा जैसा कि आपको पता है, पूरी दुनिया अगर आप देखोगे, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक तरह से डिवाइडेड है। कुछ ऐसे देश हैं जो कि रशिया का साथ दे रहे हैं, फिर बाकी ऐसे देश हैं, ज्यादातर देश जो कि यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज का साथ दे रहे हैं। तो इस माहौल के बीच में ये G20 समिट कराना वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। उसका कारण यह है क्योंकि क्या होता है कि G20 के अंदर आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, साथ ही साथ जो चाइना है और रशिया भी है, जिसकी वजह से यहां पर अगर मान लो भारत ये समिट कंडक्ट करा रहा है, तो क्या इस समिट के बाद, मतलब क्या कल जो है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो होता है, क्या वो जारी किया जाएगा, नहीं जारी किया जाएगा, वो अभी भी असमंजस में है। तो इसी की वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत के ऊपर काफी सारे बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन चलो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि कैसे भारत का जो परसेप्शन है पूरे दुनिया में बदलने वाला है। और वो ये है कि भारत एक तरह से ग्लोबल साउथ के लिए कंधा देगा। मतलब कि यहां पर जो ग्लोबल साउथ है, जब मैं ग्लोबल साउथ कहता हूं तो इसका मतलब क्या है, जैसा कि आप ये मैप देख पा रहे होगे, जो पूरे दुनिया का अगर हम इक्वेटर के नीचे का पार्ट देखें, ये जो सदर्न वाला पार्ट है, इसको हम ग्लोबल साउथ कह रहे हैं। और ये जो सदर्न पार्ट है, बेसिकली इसकी खास बात क्या है, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन ये है कि इसमें ज्यादातर आपको डेवलपिंग कंट्रीज मिलेंगे, पुअर कंट्रीज मिलेंगे, जिनकी वॉइस अभी तक नहीं सुनी जाती थी, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी। जो भी कुछ डिसीजंस होता था वो तो या तो अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया, यहां पर उन दोनों के द्वारा मिलकर ले लिया जाता था। लेकिन यहां पर भारत इस चीज को बदल रहा है। भारत का यह कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। और इसीलिए मैं आपको बताता हूं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। G20 समिट कराने के जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो PM मोदी ने 125 कंट्रीज को इनवाइट किया था। और ये 125 कंट्रीज कौन से हैं? इनमें से ज्यादातर कंट्रीज अफ्रीका के हैं, इनमें से ज्यादातर कंट्रीज वो हैं जो गरीब हैं, इनमें से ज्यादातर कंट्रीज वो हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। उनको इनवाइट किया था और उनसे कहा था कि आप पूरे दुनिया में क्या मुद्दा सबसे ज्यादा लेकर आना चाहते हो, आपकी वॉइस को,
आपकी आवाज को हम G20 में उठाएंगे, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार भारत के पास है, भारत होस्ट कर रहा है, तो भारत के पास काफी सारी पावर आ जाती है। तो इसी की वजह से भारत ने यह कहा कि ये जो गरीब देशों की आवाज है वो भारत G20 में उठाएगा। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि एक तरह से भारत डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कंधा बनना चाहता है, हाथ बढ़ाना चाहता है उनके लिए। और मैं आपको एग्जांपल एक और बताता हूं। पीएम मोदी, अभी आपको याद होगा, जुलाई के महीने में फ्रांस गए थे। तो जब वो फ्रांस गए थे तब वहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था एक फ्रेंच मीडिया को, और देखिए उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था। आई सी इंडिया बीइंग दैट स्ट्रॉन्ग सोल्जर दैट इफ ग्लोबल साउथ हैज टू मेक दैट हाई जंप, इंडिया कैन बी दैट सोल्जर टू प्रोपेल इट अहेड। मतलब कि अगर ये जो ग्लोबल साउथ है उनको बड़ी छलांग लगानी है, हाई जंप लगाना है, तो वो हाई जंप लगाने के लिए जो कंधा चाहिए ना, वो भारत कंधा बन सकता है। आप सोचिए, ये यहां पर स्टेटमेंट दिया गया पीएम मोदी के द्वारा। फॉर द ग्लोबल साउथ इंडिया कैन ऑल्सो बिल्ड इट्स लिंकेजेस विद ग्लोबल नॉर्थ। मतलब कि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो लिंकेजेस है उसका जो ब्रिज है वो भारत बन सकता है। सो इन दैट सेंस द सोल्जर कैन बिकम दिस ब्रिज ऑफ सॉर्ट्स। और इसके अलावा यहां पर जैसा मैं आपको बोल रहा था, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो इस समय हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ है, ज्यादातर अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्यादातर समिट्स, मीटिंग्स अगर आप देखोगे तो उसमें यूक्रेन का मुद्दा सबसे ज्यादा उभर कर आता है। देखो अब पूरे दुनिया में, अब चलो मान के हम मान लेते हैं कि यूक्रेन में प्रॉब्लम है, यूक्रेन में दिक्कत हो रही है, लेकिन यूक्रेन में दिक्कत है तो इसका मतलब क्या हम जो दुनिया के बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उसको छोड़ दें? क्या हम उनको नजरअंदाज कर दें? अफ्रीका के अंदर बहुत लोग भूखमरी से मर रहे हैं, इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, तो क्या हम उन मुद्दों को छोड़ दें? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है, डिस्पाइट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर भारत ने जो डेवलपिंग कंट्रीज के मुद्दे हैं जैसे फूड एंड फ्यूल इनसिक्योरिटी, राइजिंग इन्फ्लेशन, जो डेट का मुद्दा है, कर्ज का मुद्दा है, रिफॉर्म्स ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, ये सारे वॉइसेस को भारत ने जिम्मेदारी उठाई है उठाने की। और इसके साथ साथ आपको पता ही है, एक बहुत ही अमेजिंग चीज आज ये हुआ है कि भारत चाहता था कि G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए, और इसलिए हमने बहुत ज्यादा प्रयास किया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। एंड लेट मी टेल यू, ये मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा था उसके जस्ट कुछ ही देर पहले अनाउंस किया गया है कि G20 का परमानेंट मेंबर बनेगा अफ्रीकन यूनियन। क्या ये G21 हो जाएगा, नहीं होगा, अभी इसको लेकर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली यहां पर 19 कंट्रीज तो ही हैं, प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, और अब अफ्रीकन यूनियन भी G20 का पार्ट हो गया है। तो इसको लेकर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगेन अपने आप में एक बड़ी जीत है ये, अगर आप देखोगे। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखिए, कई सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको लगता है कि जो हमारे ग्लोबल साउथ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे मान लो अफगानिस्तान का कोई मुद्दा हुआ, मिडिल ईस्ट में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, म्यांमार के अंदर इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो सारे मुद्दों को कभी भी G20 जैसे समिट में नहीं लाया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सारे मुद्दे अब आपको G20 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये तो एक चीज हो गया। फिर दूसरा, यहां पर भारत के लिए कुछ डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी हैं, और वो चैलेंजेस क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है कि इस साल आपने देखा होगा भारत में कई सारे यहां पर मीटिंग्स हुई हैं, G20 की मीटिंग्स हुई हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग शहर के अंदर, जयपुर में, अहमदाबाद में, अरुणाचल प्रदेश में, कई जगह आपने देखा होगा G20 की मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन क्या आपको पता है, किसी भी मीटिंग में यहां पर जो एक ज्वाइंट कम्युनिकेशंस होता है, सभी देश मिलकर यहां पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं, वो अभी तक नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, जो रशिया और चाइना है वो वीटो कर देते थे, वो वहां पर उस चीज को नहीं मानते थे। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। देखो, भारत कोशिश ये कर रहा है कि ये सारे मुद्दे हटाकर, रशिया यूक्रेन वॉर को हटाकर, यहां पर जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दे हैं, डेट रिलीफ से रिलेटेड मुद्दे हैं, इन सब के ऊपर फोकस किया जाए। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि यहां पर रशिया और चाइना यहां पर दोनों साथ में है, और इसकी वजह से क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था कि पिछली बार जब इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी G20 की, तो एंड मोमेंट पे जाकर जो एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन है वो जारी किया गया था। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ज्वाइंट कम्युनिकेशन जारी ना किया होगा। अगर मान लो आज और कल यहां पर जो भी डिस्कशन होता है G20 के मेंबर्स में, उसमें रशिया और चाइना नहीं मानते हैं, तो शायद पहली बार ऐसा होगा कि यहां पर कोई भी ज्वाइंट कम्युनिकेशन नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या पीएम मोदी रशिया और चाइना को मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं। अब कोशिश तो उनकी जारी है, लेकिन
यहाँ पर अगेन रशिया, ऑब्वियस सी बात है, रशिया काफी नाखुश है वेस्टर्न कंट्री से। ऑल्दो भारत के रिलेशंस आप देखोगे तो रशिया के साथ भी हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी ग्रो ही कर रहा है। चाइना के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट है ही है भारत का, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या भारत उन दोनों देशों को मना पाता है? क्योंकि पहली बार ऐसा होगा, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन जारी नहीं हो पाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर हमें एक और चीज समझना है, जो भी हो G20 के अंदर, यहां पर भारत एक जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट में खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत इस समय वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन में से है। आप जैसे कि आप सबको पता है, हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब यहाँ पर यूथ है हमारे पास। इसके अलावा जो यूक्रेन वॉर में हमने न्यूट्रल स्टैंड दिया है, ये सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि भारत को एक न्यूट्रल कंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर हमारी जो छवि है पूरे दुनिया के अंदर काफ़ी बेहतर हुई है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली क्या है, इसका फायदा किसको मिलने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, पीएम मोदी का भी जो एक पर्सनल रैपो है वर्ल्ड लीडर के साथ वो भी अच्छा है, जिसकी वजह से आपको पता है कि अगले साल जो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं G20 आपको देखते हुए मिलेगा। पीएम मोदी अपने रैलीज में बात कहेंगे कि किस तरह से सक्सेसफुल इसको कराया गया। तो कहीं ना कहीं यहां पर इंडिया की तो जीत है ही है, लेकिन साथ ही साथ पीएम मोदी को भी इसका काफी अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। और आप देख ही रहे होंगे कि प्रेसिडेंट बाइडेन जब भी यहां पर मुलाकात करते हैं पीएम मोदी से, बहुत तारीफ करते हैं। मतलब भले ही भारत और यूएस में भी कई सारे इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी ह्यूमन राइट्स को लेकर, और ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन जब भी पीएम मोदी की बात आती है तो अगेन बाइडेन जो है वो खुलकर बढ़ चढ़कर यहां पर तारीफ करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है अगले 2 दिन में, आज और कल में, और इससे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं आपके लिए लाता रहूंगा दोनों दिन। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ G20 समिट? G20 समिट में एक्चुअली क्या है, 3 मेन ऑब्जेक्टिव है, उसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।